वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एबीएस एकेडेमिया पे फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और ये इस सीरीज का सेशन नंबर 3 है। तो जैसे कि इसके पहले मैंने 2 और सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जरूर देख लेंगे। आज हम लोग सेशन 3 में स्ट्रेस स्ट्रेन टॉपिक के और भी क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी एसएससी जेई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिविल एंड मैकेनिकल दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन भले ही एसएससी जेई के पेपर से हो, बट दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी अदर एग्जाम्स ऑल्सो। किसी भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमें क्वेश्चंस पे नहीं, हमें कंसेप्ट का ख्याल रखना है। एक बार अगर आपने कंसेप्ट बिल्ड कर लिया तो वो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से किसी भी एग्जाम में पूछे, यू विल बी एबल टू सॉल्व। तो क्वेश्चन के पीछे नहीं, कंसेप्ट के पीछे भागो। अगर आपने टॉपिक को समझ लिया तो टॉपिक से घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन पूछे, किसी भी एग्जाम का पूछ दे, अरे मैं गेट और ईएस के भी क्वेश्चन पूछ दे तो भी आप सॉल्व कर लोगे अगर आपके पास कंसेप्ट है तो। अगर आप मेरे फेसबुक पेज एबीएस एकेडेमिया और टेलीग्राम ग्रुप एबीएस एकेडेमिया से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने लिंक जो है इन दोनों का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उन लिंक्स पे डायरेक्टली आप क्लिक करके मेरे पेज या ग्रुप तक पहुंच सकते हैं। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इन वीडियोस और इन प्रॉब्लम से अगर किसी एक स्टूडेंट को भी अगर फायदा हो गया तो आई विल बी मोर देन अ हैप्पी पर्सन। क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फैकल्टी हूं तो मेरा जो एक्सपर्टीज है वो सॉम, एफएम, हाइड्रोलिक्स एंड एचएमटी में एंड अदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में है। बट मैं पिछले 6-7 सालों से सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को सॉम, एफएम एंड हाइड्रोलिक्स पढ़ा रहा हूं। तो मेरे ये जो वीडियोस, जो क्वेश्चंस और मेरे जो कंटेंट है, ये सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए ही यूजफुल होने वाला है। अगर आप मेरे थ्योरी लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो मैं अनअकैडमी का प्लस का एक फैकल्टी हूं। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़े हुए हैं तो मेरे प्रोफाइल पे आप पहुंच करके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो इस कोड को यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड द कोड इज एबीएस भारती। तो चलिए आज के प्रॉब्लम्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं फिर से बोल दे रहा हूं, वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर देना। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इन प्रॉब्लम को लास्ट तक जरूर देखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो मैं यहाँ प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ लास्ट तक देखो उसे। इस प्रॉब्लम से अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड करो और एग्जाम में उसको यूज करो। डेफिनेटली यू विल स्कोर 100% मार्क्स फ्रॉम दिस टॉपिक। तो चलिए चलते हैं आज का हमारा पहले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलोंगेशन ऑफ ए कोनिकल बार विथ लेंथ एल एंड सेल्फ वेट डब्ल्यू ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। डेल्टा एल ड्यू टू सेल्फ वेट इन कोनिकल बार का फॉर्मूला पूछा है और डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एल अपॉन 2AE। तो चेक करिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखिए ए और बी तो नहीं होगा क्योंकि लेंथ स्क्वायर है, तो 2 तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। नाउ सी और डी को देखें, WL/2AE और WL/2AE सी में भी है, डी में भी है, बट डिफरेंस सी में जो एरिया मैक्सिमम है और डी का एरिया मिनिमम है। नाउ क्वेश्चन है कि यहाँ जो फॉर्मूला में आपने एरिया लिखा है ये एरिया मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। तो चलो मैं सबसे पहले कोन को ड्रॉ कर लेता हूं। दिस विल बी द कोन। कोन वर्टिकली हैंगिंग है और कोन का वेट W है जो फिक्स्ड एंड पे आ रहा है, टॉप एंड पे आ रहा है।
तो जब मैं यहाँ फॉर्मूला में जो एरिया लिखता हूँ, मैं एरिया यहाँ का लिखता हूँ, टॉप एंड का लिखता हूँ, और जो टॉप एंड का एरिया होता है दैट इज योर मैक्सिमम एरिया, क्योंकि मिनिमम एरिया तो यहाँ पे होगा जो कि बहुत ही छोटा है या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। हेंस आई विल राइट ए इज एरिया मैक्सिमम, इसलिए आपका आंसर होगा सी, विच इज करेक्ट आंसर। इफ अ लोड ऑफ 40 kilonewton is applied in a compressive manner on a rod whose cross section is 10 into 20 mm, then what will be the compressive stress? स्ट्रेस पूछा है, स्ट्रेस इज लोड अपॉन एरिया। लोड हो गया आपका 40 इंटू 10 क्यूब, मेगा पास्कल में पूछा है तो यूनिट को कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में, लोड को न्यूटन में, बाय एरिया को रखेंगे mm स्क्वायर में। यूनिट्स का खास ख्याल रखना पड़ेगा, mm में एरिया पहले से ही दिया हुआ है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करोगे, देखो 10 से ये नीचे क्या आया 20 से 40, दिस 20 से 40 चला गया दो बार में, एक जीरो यहां से कैंसिल हो गया, बच गया 2 जीरो, तो कितना हो गया 200 बच रहा है, 200 मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर। हेंस डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is not considered as a basic type of strain? इनमें से कौन सा स्ट्रेन बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रेन नहीं है? कंप्रेसिव स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, एरिया स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। देखो एरिया स्ट्रेन इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज हम लोग कभी एरिया स्ट्रेन कैलकुलेट नहीं करते हैं। वी डिटरमाइन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वी डिटरमाइन शियर स्ट्रेन, वी डिटरमाइन नॉर्मल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल, लैटरल, जिसको आप कंप्रेसिव या टेंसाइल स्ट्रेन बोल सकते हो, बट एरिया स्ट्रेन नाम का कुछ नहीं है। हेंस एरिया स्ट्रेन इज नॉट अ बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 4, a rod of dimension 20 into 20 mm is carrying an axial tensile load of 10 kilonewton. The tensile stress, very simple question, stress load upon area 10 into 10 cube, area is 20 into 20। सॉल्व करोगे, दो जीरो यहां से ऊपर दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ऊपर 100/4 एंड 100/4 इज 25 मेगा पास्कल, विच इज सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, a rod with a length 100 cm and diameter 4 cm undergoes an axial pull of 50 kilonewton. What is stress? देखिए स्ट्रेस सारे मेगा पास्कल में बोले हैं तो यूनिट्स को खास ख्याल रखना है। लोड को कन्वर्ट कर देंगे न्यूटन में, आ गया 50 इंटू 10 क्यूब न्यूटन, बाय एरिया देखिए डायमीटर दिया है जिसका डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, तो सर्कल का डाया वाला एरिया क्या होता है पाई/4 डी स्क्वायर, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे mm में, तो 4 सेंटीमीटर हो गया 40 mm का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे, दिस इज mm स्क्वायर। तो देखो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है। इफ 4 अगर ये डिनोमिनेटर का 4 अगर ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम 20 इंटू 10 to the power 4 डिवाइडेड बाई 40 का स्क्वायर विल बी 1600 पाई। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 20 इंटू 10 to the power 4 डिवाइडेड बाई 1600 को सॉल्व करने पे ये आ जाएगा लगभग 125 डिवाइडेड बाई नीचे बच गया पाई। 125 बाई जब पाई करोगे तो पाई होता है 3.14, तो मतलब चलिए मैं 3 से डिवाइड करता हूँ। 125 बाई 3 करोगे तो अराउंड 40 समथिंग कुछ आएगा। एंड आई कैन से जो आंसर आ रहा होगा वो अराउंड 40 मेगा पास्कल आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बोला है a rod of dimension 20 mm into 20 mm is carrying an axial tensile load of 10 kilonewton. If the modulus of elasticity is 250 megapascal, then the strain induced due to this load will be, strain पूछा है। strain क्या होता है? strain होता है change in length upon length। देखिए बॉडी का लेंथ कहीं नहीं दिया है और ना ही बॉडी का चेंज इन लेंथ दिया है, तो मैं दूसरा फॉर्मूला यूज करूंगा विच इज स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। आई कैन से कि स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस लिखने के लिए स्ट्रेस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले लोड बाय एरिया, और डिवाइड करूंगा मैं ई से विच इज 250, ई इज 250। नाउ पुट द वैल्यूज, लोड इज 10 किलो न्यूटन, कन्वर्ट करो न्यूटन में, 10 इंटू 10 क्यूब डिवाइडेड बाई
area which is 400, 20 into 20 will be 400 whole divided by 250. Now you can solve this easily. जो आप इसके स्ट्रेन को सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा that will be equal to 1/10, और 1/10 कितना हो जाएगा? दिस इज 0.1. Hence A is your correct answer. Now question number 7 बोला है डिटरमाइन द चेंज इन वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब. यूनिट को देखना, इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ ब्लॉक ऑफ लेंथ 15, विड्थ 10 एंड हाइट 8 सेंटीमीटर अंडरगोज अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 1 डिवाइडेड बाई 2500. देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वो होता है आपका चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. पूछा है चेंज इन वॉल्यूम, देन आई कैन से चेंज इन वॉल्यूम इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 2500 इनटू वॉल्यूम मालूम है तो लेंथ विड्थ हाइट, तो लेंथ 15 विड्थ 10 इनटू हाइट 8. यू कैन सॉल्व दिस. जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0.48. Hence C is the correct answer. Now the question number 8. The value of Poisson's ratio depends upon. Poisson's ratio किस पे डिपेंड करता है? तो ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है. दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. Hence the value of Poisson's ratio depends upon material of test specimen. A is the correct answer. ये लोड और क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है. Question number 9. A cross-sectional bar of area 700 mm square is subjected to an axial load as shown in the figure below. What is the value of stress megapascal in the section PQ? ये PQ वाले सेक्शन का स्ट्रेस पूछा है, इस सेक्शन का. तो स्ट्रेस इन PQ is load in PQ by area. लोड इन PQ पहले बॉडी का लोड इज 63 किलो न्यूटन. कन्वर्ट कर दो न्यूटन में, डिवाइडेड बाय एरिया मालूम है 700. इसको आप सॉल्व कर सकते हो. यू विल गेट 90 मेगा पास्कल. 90 मेगा पास्कल. डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. स्ट्रेस इज डैश स्ट्रेन अंडर द लोडिंग अप टू द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल. ये कहीं हुक्स लॉ की बात कर रहा है. तो स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. सी इज द करेक्ट आंसर. तो 10 का सी हो गया सही जवाब. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को. बोला है द इलोंगेशन mm in a steel bar having square cross section of 2.5 mm is subjected to an axial compressive load of 250 kilonewton. If the length of the bar is 4 meter and modulus of elasticity is 250 gigapascal, what is the dimension of the square cross section? देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द स्क्वायर क्रॉस सेक्शन. मतलब हमें क्रॉस सेक्शन के डायमेंशन बताने होंगे. 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. देखिए हमें यंग्स मॉडुलस यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑफ 250 किलोन्यूटन मालूम है, और लेंथ ऑफ द बॉडी 4 मीटर मालूम है. क्या बोला है? द इलोंगेशन इन अ स्टील बार हैविंग स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ 2.5 mm. तो ये जो 2.5 mm है दिस इज इलोंगेशन. ये आपका इलोंगेशन दिया हुआ है. स्टेटमेंट को अगर आप फिर से समझेंगे तो क्योंकि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन तो आपसे पूछा है लास्ट में, इट मींस ये जो 2.5 mm है दिस इज द इलोंगेशन. स्टेटमेंट को ध्यान से समझ लेंगे कि इलोंगेशन इन स्टील बार हैविंग स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ 2.5 mm. किसी स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में जो इलोंगेशन है 2.5 mm का है, लोड दिया है, लेंथ दिया है, ई दिया है, और एरिया आपसे पूछा है. ऑब्वियसली इलोंगेशन का फॉर्मूला डेल्टा एल इज पी एल अपॉन ए. तो मैं यहां से एरिया को एक साइड रखूं, बाकी सबको दूसरे साइड ले चलता हूं. ना पुट द वैल्यू ऑफ लोड. लोड है 250, कन्वर्ट करेंगे न्यूटन में. लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर, कन्वर्ट करेंगे विल बी 4000.
डेल्टा एल एमएम में है, एमएम में ही रहने देंगे। और आपका यंग्स मॉडुलस देखिए 250 गीगा पास्कल, कन्वर्ट करेंगे मेगा में ताकि वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। नाउ अब जब आप एरिया यहां से इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, व्हेन यू विल सॉल्व दिस, तो आपको क्या मिलेगा देखिए ये ऑब्जेक्टिव है तो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये 250 और ये 250 विल बी गेट्स कैंसल, दिस 10 क्यूब एंड दिस 10 क्यूब गेट्स कैंसल। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 25 आपको यहां से करना है। तो जब मैं 40,000 डिवाइडेड बाय 25 करूं तो आपका आंसर यहां से निकलता है 1600 mm स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बोला है तो मैं इसका अगर रूट वैल्यू लिख दूं तो एक साइड मिल जाएगा। जब रूट वैल्यू लिखोगे तो आपको मिलेगा 40 इंटू 40 mm। हेंस योर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, डेल्टा एल पी एल अपॉन ए को यूज करके हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर इसको रूट वैल्यू लिख के हम साइड को कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट का खास ख्याल रखना है, अदरवाइज यू विल गेट द रॉन्ग आंसर। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है। बोल रहा है स्टील रॉड हुज डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर इज 2 मीटर लॉन्ग, डायमीटर दिया है, लेंथ दिया है, एक्सपीरियंसेस चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग, हीटिंग के कारण मैंने उसका टेम्परेचर को बढ़ाया है। The coefficient of thermal expansion is given 12 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade and the rod has been restricted in its original position. Rod is constrained to move. Body fixed है. Young's modulus is 200 gigapascal and the thermal stress is 288 megapascal. What is the value of change in temperature? आपसे क्या पूछा? Change in temperature. You know thermal stress formula. Thermal stress का formula क्या होता है? It is alpha into delta into E. Thermal stress is given, alpha is given, E is given. You can easily determine delta T. यहाँ लेंथ और डाया का कोई यूज नहीं है। जब मैं डेल्टा टी कैलकुलेट करूंगा तो थर्मल स्ट्रेस जो कि आपका है 288 डिवाइडेड बाई अल्फा इज 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू ई आपका हो गया 200 गीगा पास्कल, कन्वर्ट कर दो मेगा पास्कल में। नाउ देखो विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नीचे है 10 टू द पावर माइनस 6 और यहां पे है 10 टू द पावर 5, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको आंसर मिलेगा 288 डिवाइडेड बाई नीचे आया 12 इंटू 2 24 और 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 बचेगा यहां से। मतलब मुझे 2880 को 24 से डिवाइड करना है, जो कि आप इजिली कर सकते हैं। यू विल गेट 120 डिग्री सेंटीग्रेड इज द आंसर। तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब सी आपका हो गया सही जवाब। तो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला यूज करना था, डेल्टा टी आपको कैलकुलेट करके बताना था। 12 का सी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 बोला है द यंग्स मॉडुलस and the thermal stress developed in a steel rod of diameter 2 centimeter, length 2 meter is 200 gigapascal and 288 megapascal respectively. तो यंग्स मॉडुलस दे दिया 200 gigapascal, थर्मल स्ट्रेस दे दिया 288 megapascal. This experiences heating from temperature 30 to 150. अब टेम्परेचर डिफरेंस देखिए 120 का है, I can write जो डेल्टा टी है 120 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड द रॉड हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब बॉडी कंस्ट्रेंड टू मूव है, बॉडी फिक्स्ड है दोनों साइड से। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सेम डेटा सेम क्वेश्चन है, केवल यहां पे पूछने में आपसे पूछा गया है डिटरमाइन अल्फा। पिछले क्वेश्चन में डेल्टा टी पूछा था, यहां अल्फा पूछ दिया। तो I will directly write thermal stress formula is alpha into delta into E. Now I can find out alpha is equal to thermal stress which is 288 divided by delta T which is 120
एंड ई आपका है 200 इंटू 10 क्यूब। देखिए 3 4 5 6, नीचे 6 जीरो है, 6 जीरो अगर नीचे है तो मैं उसको 10 टू द पावर -6 पहले ही लिख सकता हूं, डिन्यूमरेटर में जाएगा तो -6 हो जाएगा। और बच गया 288/24। जब आप 288 को 24 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 12 एज द आंसर। तो आंसर आपका जो अल्फा का मिला वो आया 12 इंटू 10 टू द पावर -6। और देखिए 12 इंटू 10 टू द पावर -6 को मैं 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 लिख सकता हूं। इट कैन बी रिटन एज 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5। हेंस बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बी आपका सही जवाब है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नाउ 14th क्वेश्चन। A steel rod of original length 200 mm and final length 200.2 mm। मतलब इस क्वेश्चन में डेल्टा एल आपको दे दिया 0.2 mm का। ओरिजिनल लेंथ 200 है, फाइनल लेंथ 200.2 है, तो डेल्टा एल इलोंगेशन इज 0.2 mm। आफ्टर एन एप्लीकेशन ऑफ एक्सियल टेंसाइल लोड P इज गिवन विच इज 20 किलो न्यूटन। कन्वर्ट कर दो न्यूटन में। नाउ व्हाट विल बी द स्ट्रेन। स्ट्रेन पूछा है। देखो स्ट्रेन के लिए मुझे लोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। चेंज इन लेंथ आपका है 0.2 एंड ये जो लेंथ होता है वो ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल लेंथ कितना है 200। इसको आप 2/2000 भी लिख सकते हो। यू कैन राइट 2 डिवाइडेड बाई 2000 विच इज 1 डिवाइडेड बाई 1000। मतलब ये आ गया 0.001। Hence C is the answer। C आपका सही जवाब। 14 का C will be the correct answer। Now we will go to the 15th question। Choose the correct option which satisfies the Hooke's law। इनमें से कौन से Hooke's law को करेक्टली सेटिस्फाई करता है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, A इज करेक्ट। स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, रॉन्ग हो गया। स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन, रॉन्ग है। स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन एंड स्ट्रेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये भी रॉन्ग है। ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं इक्वल टू की फॉर्म में लिखूंगा तो एक कांस्टेंट आएगा ई, जिसे बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। नाउ वी विल गो टू द 16th क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 बोला है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर इफ द रेडियस ऑफ अ वायर सब्जेक्टेड टू लोड P इज डबल। किसी वायर पे अगर लोड P है और उसके रेडियस को अगर मैं डबल कर दूं तो यंग्स मॉडुलस पे क्या इफेक्ट आएगा। तो यू नो ई यंग्स मॉडुलस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, ये डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस और द लोड। तुम लोड क्या अप्लाई कर रहे हो या डायमेंशन क्या अप्लाई कर रहे हैं इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा, विल रिमेन्स अनइफेक्टेड। ई विल रिमेन सेम। जैसे ई ऑफ स्टील है, माइल्ड स्टील इज 200 गीगा पास्कल, इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। ये चेंज नहीं होगा, तुम चाहे स्टील को बड़ा कर दो या छोटा कर दो, रेडियस को डबल कर दो या हाफ कर दो, ई विल रिमेन सेम। हेंस आंसर इज रिमेन्स अनइफेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 17, वेरी गुड क्वेश्चन। बोला है व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन अ बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन विथ साइड बी ऑन विच लोड P is applied at an angle of 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। लेट में सबसे पहले एक बॉडी ड्रॉ करता हूं। बॉडी दिया नहीं है, वो आपको खुद देखना होगा, ड्रॉ करना होगा। तो लेट दिस इज योर बॉडी, जिसका ये साइड वाला सरफेस, दिस सरफेस इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज द लेंथ। ये तो बॉडी का लेंथ है। अब क्या बोल रहा है कि लोड P is applied at an angle of 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। लेट मैंने एक ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करा और इस हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे ये लोड है P which is at 30 डिग्री। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस। यू नो जो स्ट्रेस होता है वो नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया होता है, और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बोला है तो एरिया तो B स्क्वायर नीचे आ जाएगा।
बट जब मैं ऊपर लोड लिखूंगा यू विल नॉट राइट पी, आप पी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे नॉर्मल लोड लिखना है, मतलब इस पी का ये वाला कंपोनेंट लिखना है, ये एक्स कंपोनेंट लिखना है। तो ये जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, पी कॉस 30 डिग्री। नाउ यू हैव टू राइट नॉर्मल लोड पी कॉस 30 डिग्री, और cos 30 आपका कितना होता है, इट इज √3/2, cos 30 इज √3/2, hence your answer will be √3p divided by 2b square, which is C is the correct answer। C आपका सही जवाब हो गया, √3p divided by 2b square। Now question number 18, what is the tensile stress in megapascal? यूनिट का हमेशा खास ख्याल रखना, यूनिट गलती नहीं करोगे। What is the stress in megapascal in a rod if cross section is 20 into 30 carrying an axial tensile load 20 kilonewton? You know जो स्ट्रेस होता है वो आपका लोड अपॉन एरिया होता है। मैं लोड को कन्वर्ट करूंगा न्यूटन में, आ जाएगा 20 into 10³ न्यूटन डिवाइडेड बाई एरिया इज 20 into 30 विच इज mm², और न्यूटन पर mm² को ही मेगा पास्कल बोलते हैं। तो देखिए दिस 20 एंड दिस 20 विल बी गेट्स कैंसल, यू विल गेट 1000/30 मींस 100/3 मींस 33.33 मेगा पास्कल। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, आप इस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 19, बोला स्टील रॉड whose diameter is 6 centimeter and is 1 meter long experiences heating from temperature 40 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो आपका डेल्टा टी दिया हुआ है वो 200 माइनस 40 विच इज 160 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंसर 12 into 10⁻⁵ and Young's modulus is 300 gigapascal. If rod has not been restricted in its original position, then thermal stress developed is। सम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा देंगे अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई। आपके सामने अल्फा दे रखा है, डेल्टा टी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। बस जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे एक गलत ऑप्शन आपका इंतजार कर रहा होगा, डेट इज रॉन्ग सॉल्यूशन। ये रॉन्ग सॉल्यूशन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो देखो यहाँ बोला है इफ द रॉड हैज नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड, मतलब बॉडी फ्री टू मूव है, और जब बॉडी फ्री टू मूव है तो थर्मल स्ट्रेस आपका क्या होता है, 0, बिकॉज बॉडी इज फ्री टू मूव। और फ्री टू मूव में जो आपका थर्मल स्ट्रेस होगा 0, हेंस ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो डायरेक्ट सॉल्व करने पे नहीं कूद पड़ना है, पहले क्वेश्चन को देखना है, समझना है और फिर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 20, क्रॉस सेक्शनल बार ऑफ एरिया 700 mm² is subjected to an axial load as shown in the figure. What is the value of stress megapascal in this section RS? ये जो RS सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, इस सेक्शन में बोला है स्ट्रेस कितना आएगा। You know, stress in RS is equal to load in RS divided by area which is cross sectional area। load in RS आपका होगा 21 किलो न्यूटन। लोड इन आर एस इज 21 किलो न्यूटन, क्योंकि कंप्रेसिव है देन आई विल पुट -21 into 10³ डिवाइडेड बाई एरिया विच इज 700। व्हेन यू विल सॉल्व दिस आपको आ जाएगा 7 से 21 गया -3, 00 से 000 कैंसिल, 1 0 बच गया, -30 मेगा पास्कल। माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो स्ट्रेस है वो कंप्रेसिव है, हेंस ए इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ यहाँ पे नेचर नहीं पूछा है, यहाँ पे सिर्फ आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है, तो आप मैग्नीट्यूड बता देंगे कि स्ट्रेस इन द आरएस सेक्शन इज 30 मेगा पास्कल। नाउ अगर आपको मेरे ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के बीच में वीडियोस को शेयर कर दो, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर मेरे फेसबुक पेज या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो फॉर ऑल दी अपडेट्स, जो भी मैं वीडियोस लेके आता हूं, जो भी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूं, अगर आप वो पाना चाहते हैं विदाउट लेट तो आप क्या करेंगे, फेसबुक पेज को लाइक कर देंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, और ये इसके जो लिंक्स हैं वो लिंक्स आपके
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे जो बॉक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे दे रखा है। आप वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली मेरे पेज और ग्रुप तक पहुंच सकते हैं। अगर ये वीडियो आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना, चैनल को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बोल रखा है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द इक्वेशन ऑफ इलोंगेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड हैविंग लेंथ L ड्यू टू द सेल्फ वेट W। मतलब आपसे पूछा है डेल्टा L ड्यू टू सेल्फ वेट का कौन सा फॉर्मूला इनकरेक्ट है। स्टूडेंट से मिस्टेक यहीं पे होता है, वो इनकरेक्ट देखना भूल जाते हैं, उन्हें लगता है करेक्ट पूछ रहा होगा, वो ऑप्शन ए लगा दोगे। पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ, इनकरेक्ट ऑप्शन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। गलत कौन सा है, तो बी इज रॉन्ग, क्योंकि ए इज करेक्ट आंसर। WL/2A सही जवाब होता है, तो 2WLAE गलत है, WL/AE गलत है। तो ऑप्शन डी में देखिए सी और बी दोनों दिया हुआ है, 2WL/AE एंड WL/AE, hence D is the correct answer. But these two deformations are wrong deformation equation. The deformation equation is del WL/2AE due to self weight in the prismatic bar. ठीक है। Now 22. Question number 22 देखते हैं। What will be the change in length? mm में बोला हुआ है, फिर से यूनिट का खास ख्याल। What will be the change in length of a steel bar having square cross section of dimension? स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन दिया है 40x40, which is subjected to an axial compressive load of 250 kilonewton. लोड दिया है 250 kilonewton में। If the length of the bar is 4 meter and modulus of elasticity is 250 gigapascal, you have to find out delta L which is PL/A। फॉर्मूला क्या होता है, PL/A। पहले यूनिट्स को कन्वर्ट करो, लोड है किलो न्यूटन में, कन्वर्ट करो न्यूटन में, इट विल बिकम 250 इंटू 10 क्यूब, इंटू लेंथ है 4 मीटर में, हो जाएगा mm में विच इज 4000, डिवाइडेड बाई एरिया विच इज 40 इंटू 40 विच इज 1600, इंटू यंग्स मॉडुलस 250 इंटू 10 क्यूब, गीगा को कन्वर्ट कर दिया मेगा में। नाउ अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो without calculator. This 250 10 cube and this 250 10 cube will be gets cancel. यहाँ का 00 और यहाँ का 00 will be gets cancel. तो आपका बचा क्या, बच रहा है 40/16 which is equal to, अगर मैं 4 से कट करूं तो 10/4 which is 2.5, hence A is the correct answer. तो जो डेल्टा है मिला वो मुझे मिल रहा है 2.5 mm। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। द कंडीशंस फॉर द थर्मल स्ट्रेस इन अ बॉडी आर गिवन बिलो। कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, अब बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर, इनमें से कौन सा सही जवाब है। तो कंडीशन फॉर थर्मल स्ट्रेस, इट इज अ फंक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, सही है, अल्फा पे डिपेंड करता है। इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर राइज, ये भी करेक्ट है क्योंकि थर्मल स्ट्रेस डेल्टा टी पे भी डिपेंड करता है। इट इज द फंक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज ऑल्सो करेक्ट, ये ई पे डिपेंड करता है। थर्मल स्ट्रेस फॉर्मूला इज अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई, हेंस कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए इज 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। आई विल से क्वेश्चन नंबर 23 में सारे ऑप्शन सही हैं क्योंकि स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ अल्फा, डेल्टा टी एंड ई। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। अ स्टील रॉड whose diameter is 6 centimeter and is 2 meter long experiences heating of temperature 30 degree centigrade to 150 degree centigrade. The coefficient of thermal expansion दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। इफ रॉड हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड, अब देखिए यहाँ नॉट नहीं बोला है, यहाँ बोला इफ द रॉड हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन देन थर्मल स्ट्रेस मेगा पास्कल डेवलप्ड इज। थर्मल स्ट्रेस आपसे मेगा पास्कल में पूछा है। फॉर्मूला इज अल्फा, अल्फा मालूम है 12 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू डेल्टा टी
30 से 150 पहुंच गए, तो डेल्टा टी कितना हुआ 150 माइनस 30 विच इज 120। ई गीगा पास्कल में कन्वर्ट कर दो मेगा पास्कल में, 200 इंटू 10 क्यूब। अब देखिए यहाँ पे 3 4 5 6 जीरो इधर के और इधर के 6 जीरो माइनस में कैंसिल हो जाएंगे। व्हाट यू विल गेट 12 इंटू 12 144 144 इंटू 2 288 मेगा पास्कल इज द करेक्ट आंसर। विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने की आदत बनाओ ताकि आप ऑब्जेक्टिव में टाइम न लो। हेंस 24 का सी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मेगा पास्कल में पूछा है। इफ द पॉइजन्स रेशियो दिया हुआ है एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द मटेरियल इज 200 मेगा पास्कल। यंग्स मॉडुलस मालूम है, म्यू मालूम है, जी बता देंगे। बिकॉज जी फॉर्मूला इज E डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस म्यू। मालूम है E आपका है 200 डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू, म्यू इज 0.25, 1 प्लस 0.25 is 1.25, 1.25 इंटू 2 विल बी 2.5। तो मैं इसको 25/10 लिख सकता हूं कुछ इस प्रकार से। नाउ 2000/25 आप सॉल्व कर लो, यू विल बी एबल टू सॉल्व 2000/25, इट विल बी 80 मेगा पास्कल। ये आ जाएगा आपका 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। Hence B is the correct answer. Now question number 26. A steel bar of dimension 10 mm into 1 mm into 1 mm is free to expand. Question को देखो, free to expand is heated from 15 to 25 degree centigrade. What stress shall be developed? Stress पूछा है किसके कारण? हीटिंग के कारण। कब? जब बॉडी फ्री टू मूव है, क्या होगा? नो स्ट्रेस। When body is free to move, then there will be no thermal stress. क्वेश्चन नंबर 27, सेम क्वेश्चन बोला है। स्क्वायर अ क्रॉस सेक्शनल बार ऑफ एरिया 700 mm स्क्वायर इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड एज शोन इन द फिगर बिलो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस मेगा पास्कल इन द सेक्शन क्यूआर। अब जो ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन में आपका स्ट्रेस पूछा है, इस सेक्शन में आपका स्ट्रेस पूछा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखेंगे स्ट्रेस क्यूआर के लिए, और क्यूआर का स्ट्रेस क्या होगा? लोड क्यूआर का बाय एरिया विच इज 700। अब लोड क्यूआर को फाइंड आउट करने के लिए मुझे बीचों बीच एक सेक्शन एज्यूम करना होगा। लेट आई हैव टेकन अ सेक्शन, क्यू और आर के बीच में मैंने एक सेक्शन ले लिया। अब आप सेक्शन के लेफ्ट देख लो या राइट देख लो, किसी भी साइड सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं राइट देखता हूं। इस सेक्शन एक्स सेक्शन के लिए जो 49 है टेंसाइल है, 21 कंप्रेसिव है, तो 49 टेंसाइल 21 compressive, then 49 minus 21 you will get 28 किलो न्यूटन। कन्वर्ट कर दिया न्यूटन में, डिवाइडेड बाय 700। अच्छा, अगर आप लेफ्ट देखना चाहते हैं तो उधर भी देख सकते हैं। लेफ्ट में देखो 63 टेंसाइल है, 35 कंप्रेसिव है। इस एक्स सेक्शन के लिए 63 टेंसाइल 35 कंप्रेसिव, यू विल गेट 28 किलो न्यूटन। यहां से सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 40 मेगा पास्कल। दिस इज 40 मेगा पास्कल, हेंस बी इज द करेक्ट आंसर। 27 का बी हो गया सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 28, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल स्टेट्स दैट इट इज रिजिड। अगर कोई मटेरियल है जो बता रहा है कि वो रिजिड नेचर का है, द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो फॉर द पार्टिकल इज। पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या नॉन ऑफ दीज होगा? इट्स आंसर इज नॉन ऑफ दीज, क्योंकि रिजिड मटेरियल का पॉइजन्स रेशियो नहीं होता है। रिजिड मटेरियल डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज एन आइडियल कंडीशन। और आइडियल कंडीशन में अगर मटेरियल रिजिड है तो इट डज नॉट हैव एनी पॉइजन्स रेशियो। तो आप 0 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे इट हैज नो पॉइजन रेशियो, हेंस नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, the elongation in a steel bar having a square cross section of dimension 40 mm into 40 mm is 2.5 mm। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन दिया है 40 into 40 mm is 2.5 mm, elongation दिया है 2.5 mm and it is subjected to an axial compressive load of P किलो न्यूटन। लोड हमें नहीं मालूम है। If the length, this is length, y नहीं होगा। If the length of the bar is 4 मीटर, अगर length of the bar 4 मीटर है,
एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 250 गीगा पास्कल है, तो लोड बताओ। देखिए इलोंगेशन का फॉर्मूला हमें यूज करना है, इलोंगेशन इज PL अपॉन ए। इस फॉर्मूला में मुझे लोड फाइंड आउट करना है, तो लोड को एक साइड रखो, बाकी सबको दूसरे साइड ले चलो, तो डेल्टा एल इंटू ए डिवाइडेड बाई लेंथ। नाउ यू कैन सॉल्व लोड इज इक्वल टू डेल्टा एल मालूम है 2.5 इंटू एरिया इज 40 इंटू 40 इंटू ई कितना है 250 गीगा, कन्वर्ट करो मेगा में, डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द बॉडी 4 मीटर, डिवाइड करो 4000 से। अब देखो जब मैं इसको यहाँ कैंसिल करूंगा, दिस 10 क्यूब एंड दिस 10 क्यूब विल बी गेट्स कैंसल एंड दिस 4 एंड दिस 4 विल बी गेट्स कैंसल, तो लोड आपका क्या बच गया 2.5 इंटू 40 इंटू 10 इंटू 250। इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। When you will solve this, you will get P is equal to, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे you will get 250 into 10 क्यूब न्यूटन, विच इज क्वेश्चन आपसे पूछा है लोड किलो न्यूटन में, तो मैं इसको 250 किलो न्यूटन लिख सकता हूं। हेंस डी इज द करेक्ट आंसर, आपका डी हो गया सही जवाब। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। आपको मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस के बारे में मालूम है, देखते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस एनर्जी, मैक्सिमम स्ट्रेस एनर्जी कुछ नहीं होता है, रॉन्ग है। इट इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी एंड यूनिट वॉल्यूम, ठीक है आगे देखते हैं, डाउटफुल है ये अभी। इट इज रेशियो ऑफ प्रूफ रेजिलियंस एंड यूनिट वॉल्यूम, ये तो सही है मुझे मालूम है। इट इज द रेशियो ऑफ प्रूफ रेजिलियंस एंड यूनिट एरिया, इट इज रॉन्ग। नाउ द डाउटफुल आंसर्स इज बी एंड सी। इसमें से मैं इतना 100% कंफर्म हूं कि सी तो सही जवाब है, क्योंकि जो आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होता है वो होता है प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो बी क्यों सही नहीं है, तो बी में बोला है इट इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी एंड यूनिट वॉल्यूम, बट यहां मेंशन होना चाहिए था विद इन इलास्टिक लिमिट, क्योंकि लिमिट मेंशन नहीं है तो मैं बी सही जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि लिमिट नहीं है तो मैं नहीं बता सकता हूं कि ये मैक्सिमम एनर्जी कहां तक की बात हो रही है, इलास्टिक लिमिट की बात हो रही है या फ्रैक्चर पॉइंट का, क्योंकि अगर फ्रैक्चर पॉइंट तक हम देखेंगे तो वो मॉडुलस ऑफ टफनेस हो जाएगा, इलास्टिक लिमिट देखेंगे तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस हो जाएगा। बट जब प्रूफ रेजिलियंस बोल रहा है तो प्रूफ रेजिलियंस कहां तक होता है, इलास्टिक लिमिट तक होता है। तो हेंस सी इज द करेक्ट आंसर, सी आपका सही जवाब होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इफ द पॉइजन्स रेशियो इज 0.25 एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल इज 80। यू नो रिलेशन हमें यूज करना है ई जी म्यू का, और E is 2G 1 प्लस म्यू फॉर्मूला होता है। तो 2 into G is given 80 into 1 प्लस म्यू विच इज 1.25, ये होगा ना म्यू 0.25, तो 1 प्लस 0.25 इज 1.25 into 2 विल बी 2.5। तो मैं जब 80 into 2.5 करूंगा यू विल गेट 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हेंस B is the correct answer. Question number 32. Which of the following is correct option for the validation of Hooke's law in simple tension test? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है for the validity of Hooke's law? तो Hooke's law कहां तक वैलिड है एक्चुअली वो ये पूछना चाह रहा है। तो अल्टीमेट स्ट्रेस, ब्रेकिंग पॉइंट, इलास्टिक लिमिट या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो D is the correct answer. Hooke's law is valid only up to limit of proportionality. Question number 33. A steel rod whose diameter is 2 cm and is 2 meter long experiences heating from 30 to 150, मतलब डेल्टा T है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दिया हुआ है। The rod has been restricted in its original position. Body is fixed from both the sides. Thermal stress दिया हुआ है। बोला है what is the Young's modulus।
तो आपने ध्यान दिया कि ये जो क्वेश्चन नंबर 33 है, ये सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है अलग अलग डेटा के साथ। एसएससी जेई में यही क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछा गया, मैंने उसी को यहां पे लाके कॉपी कर दिया हूं। तो अलग अलग पेपर्स में अलग अलग क्वेश्चंस हैं। किसी में स्ट्रेस पूछ दिया, किसी में अल्फा पूछ दिया, किसी में डेल्टा टी पूछ दिया, और अब देखो इस प्रॉब्लम में यंग्स मॉडुलस पूछा है। बाकी सारा डेटा सेम है, बट जो पूछा जा रहा है वो हर बार अलग अलग है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई। हमसे पूछा है यंग्स मॉडुलस, तो मैं लिखूंगा थर्मल स्ट्रेस विच इज 288 divided by alpha which is 12 into 10 to the power minus 6 into delta t which is 120। इसको आप सॉल्व करोगे, when you will solve this you will get 200 into 10 cube मेगा पास्कल। बट आंसर किसमें पूछा है? गीगा पास्कल में। hence D is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 34, चूज द इनकरेक्ट कंडीशन बोला है। चूज द इनकरेक्ट कंडीशंस फॉर द थर्मल स्ट्रेस इन अ बॉडी। इट इज अ फंक्शन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये सही है, हेंस इट इज नॉट इनकरेक्ट। इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर राइज, ये भी सही है, इनकरेक्ट नहीं होगा। इट इज अ फंक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी सही है, इनकरेक्ट नहीं होगा। इट इज द फंक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, नहीं, थर्मल स्ट्रेस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फंक्शन नहीं होता है। Hence this will be the correct answer. Now question number 35. What formula correctly depicts the elongation in a composite bar? अगर कोई एक composite bar है तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है? देखिए चारों ऑप्शंस को हमें देख के ये लग रहा है कि दिस क्वेश्चन इज ऑफ composite bar in series, क्योंकि composite bar in series में ही जो डेल्टा एल होता है वो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 होता है। दिस इज इन सीरीज। और अगर पैरेलल होता, इफ दिस कंपोजिट बार इज फ्रॉम पैरेलल कंडीशन, तब तो डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2 होता, और ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। तो पहला प्रॉब्लम तो यह है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि कंपोजिट बार सीरीज का है या पैरेलल का है। हेंस आई विल नॉट गो फॉर द पैरेलल कंडीशन, क्योंकि पैरेलल की से कोई ऑप्शन मैच होगा नहीं। और मैं सीरीज अगर एज्यूम करूं तो डेल्टा एल, अगर डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 होता है, तो देखिए पहला ऑप्शन P बाई ई अगर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में L1 प्लस A1 प्लस L2 प्लस बाई A2 प्लस L3 बाई A3, ये सही है, हो सकता है ये सही है। ऑप्शन बी को देखो, P बाई ए कॉमन ले लिया और एज्यूम कर लिया सारे बॉडी का लेंथ अलग है, तो P बाई ए इंटू L1 प्लस L2 इंटू L3 प्लस L4, तो ये भी सही लग रहा है हमें। ऑप्शन सी को देखें तो P बाई ए इंटू L1 माइनस L2 प्लस L3 माइनस L4, ऐसा कोई फॉर्मूला कंपोजिट में नहीं मिलता है, ना ही सीरीज में ना ही पैरेलल में, हेंस इट इज रॉन्ग। ऑप्शन डी में अगर देखें तो PL बाई ई कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 बाई A1 प्लस 1 बाई A2 प्लस 1 बाई A3, तो ये भी सही है। देखो ये एसएससी जेई का क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो पूछा गया है मैंने यहां पे पुट कर दिया। लेकिन एक और प्रॉब्लम इसमें है कि जब कंपोजिट बार बोल रहे हो तो कंपोजिट बार तो अलग अलग मटेरियल का होता है, और ए बी सी डी तीनों ऑप्शंस में देखें तो यंग्स मॉडुलस कॉमन है, तो तुम ये भी एज्यूम कर रहे हो कि बार इन सीरीज है, और फिर ये भी बोल रहे हो कि यंग्स मॉडुलस सेम है, और साथ में ये भी बोल रहे हो कि बॉडी कंपोजिट है, तो ये अपने आप में ये सारी बात एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। अगर कंपोजिट बार है तो ई सेम नहीं होना चाहिए था, अगर ई सेम है तो कंपोजिट नहीं होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन में मैं ए बी डी इन तीनों में से कोई भी आंसर लगा सकता हूं। आई कैन क्लिक और टिक एनी आंसर, ए बी और डी, कोई भी जवाब सही हो जाएगा। तो आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो एसएससी जेई में। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोग 35 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
अगर मेरे फेसबुक या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो इसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो वहां पे आप जाकर के लिंक को क्लिक करके मेरे पेज या ग्रुप तक डायरेक्टली पहुंच सकते हो। मेरे थ्योरी लेक्चर्स अनअकैडमी प्लस पे चल रहे हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज दिस कोड ABS भारती। तो मैं थ्योरी लेक्चर्स अनअकैडमी पे कराता हूं। तो चलिए चलते हैं, जल्द ही आपसे मिलेंगे एक अगले सेशन के साथ, एक और भी बहुत सारे खूबसूरत क्वेश्चंस के साथ जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और हम वहां से भी कुछ नई नई चीजें सीखेंगे। तो मैं जल्द आऊंगा आपके बीच एक नए सेशन को लेकर के। तब तक के लिए अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच।